कौन कर रहा है? मैं अपनी बात एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। नहीं चलेंगे, नहीं मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में भी इस वक्त हम हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज में। ये जो पीछे से आप लोग बैठे हुए देख रहे हैं, ये सुशीला तिवारी अस्पताल के उपनल कर्मी हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 700 है। अनिश्चितकालीन हड़ताल को ये कल से गए हैं और आज इनको टोटल 3 दिन हो गए हैं हड़ताल किए हुए। अस्पताल में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा गई हैं, बीमारों का बेहाल है, सरकार बेफिक्र है। प्रशासन ने कल सुशीला तिवारी अस्पताल से इनको हटने को मजबूर किया था, नियम का हवाला दिया था कि 200 मीटर के अंतर्गत धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। ये राजकीय मेडिकल कॉलेज आ गए और आज सुबह से भी इनको पुलिस है, प्रशासन है, तमाम यहाँ पर सार्वजनिक अमला है और राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी यहाँ पर हैं। यहाँ से भी इनको हटने के लिए कहा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर भी धरना प्रदर्शन नहीं किया जाता है और आगे भी नहीं करने दिया जाएगा। फ़िलहाल इनकी मांगे हैं कि समान कार्य समान वेतन, वो मांगे अपनी जगह है, ये सब परेशानियां भी अपनी जगह। हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि समान कार्य समान वेतन उत्तराखंड में दिया जाए, लेकिन सरकारें हैं कि इस मांग को मानने की जगह और इस ऑर्डर को मांगने की जगह उत्तराखंड सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट चली गई। 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार, 9-9 हज़ार और 11-11 हज़ार रुपये में ये कर्मचारी काम करते हैं। इनमें नर्सों से लेकर और टेक्निकल हैंड से लेकर के, सफाई कर्मचारी से लेकर के, गार्ड से लेकर के, अस्पताल का कोई शोभा नहीं बचता है जहां ये उपनल कर्मी काम नहीं करते हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल बजबजा रहा है गंदगी से, बजबजा रहा है अव्यवस्थाओं से। वहां पर कोई काम करने वाला ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा ही नहीं है। फिर भी जितना भी काम हो रहा है, वहाँ के जो स्टाफ के जो लोग हैं, जो नियमित रूप से वहाँ काम करते हैं, चाहे डॉक्टर्स हों चाहे उसके अलावा कर्मी हो, वही कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनकी व्यथा किस तरह की है और इनकी मांगों पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है, और जिस तरह की वार्ता इनके लगातार शासन से, प्रशासन से चल रही है, वो किस नतीजे पर पहुंच रही है। सुशीला तिवारी कर्मचारी, एक कर्मचारी हूँ, सुशीला तिवारी उपनल का कर्मचारी हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे मैंने 2 दिन पहले भी बोला था, जिला प्रशासन के द्वारा, प्राचार्य महोदय के द्वारा और चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा हमको मेडिकल कॉलेज प्रांगण में बैठने की अनुमति जो प्रदान की गई थी, 24 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ कि हमें आदेश निकाला जा रहा है कि आप लोग यहाँ से बुद्ध पार्क में जाएंगे। ऐसी दोहरी क्या नीति बन गई अंदर अंदर, जबकि सारे के सारे कर्मचारी आप लोग देख रहे होंगे, सारे कर्मचारी यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से बैठा हुआ है और कोई भी कर्मचारी यहाँ पर कोई माइक वाइक या होल हब्बड़ की बातें नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी मेरा कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहा है। ऐसी स्थिति में यदि कर्मचारियों के ऊपर ज़बरदस्ती या किसी प्रकार का जो उनको छेड़ने की कोशिश की जाएगी, तो आने वाले समय में हम लोग सारे के सारे अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठ जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही इन हॉस्पिटल प्रशासन की और कॉलेज प्रशासन की होगी। मैं इतना बता देना चाहता हूँ, देहरादून में 2 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई चल रही है। एक कमेटी बन गई है, 7 दिन के अंदर निश्चित रूप से उसका हल निकल जाएगा। समान कार्य समान वेतन और 6 महीने के अंदर नियमितीकरण की प्रक्रिया लागू करना, चाहे वो
किसी प्रकार से हो, हमें 6 महीने के अंदर नियमितीकरण और 7 दिन के अंदर हमको जो है सामान्य वेतन चाहिए। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, हेमंत राउत से बात हुई है, धस्माना जी से बात हुई है, कुशाग्र जोशी से बात हुई है। सारे लोगों ने एक ही मत में बोला है, जब तक महासंघ का आदेश नहीं होता है, किसी प्रकार का आप लोग हड़ताल को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कोई व्यक्ति नहीं उठेगा। ना हम उठेंगे, ना आप लोग उठेंगे, ना हमारा कुमाऊँ उठेगा, ना हमारा गढ़वाल। सरकार कहती है हजार करोड़ रुपए, कई हजारों करोड़ रुपए राम मंदिर बनाने के लिए देते हैं। चीन के लिए, अपने पड़ोसी देश के लिए आप वैक्सीन बना करके देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। आप रसिया के लिए वैक्सीन बना के दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं देख रहे हैं कि उपनल कर्मचारी दीनहीन दशा में बैठे हुए हैं। इन कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए, इन कर्मचारियों के बच्चों को देखते हुए, इन कर्मचारियों के परिवार को देखते हुए आपको किसी प्रकार का कोई दया, दर्द, पीड़ा नाम की चीज़ नहीं है। ऐसे में कर्मचारी अपने संस्थान के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने लोगों के प्रति किस प्रकार वफादारी करेगा, ये मुझे बता दीजिएगा। मैं इसके प्रति फिर आपका जवाब दे ही रहूँगा। सुशीला तिवारी अस्पताल में काम करने वाली साइदा हमारे साथ हैं, जो कि सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करती हैं। उनकी अपनी दिक्कतें हैं और वो अपने तमाम साथियों के साथ यहाँ पर धरने पर हैं और कार्य बहिष्कार पर हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज दूसरा दिन है और कार्य बहिष्कार आज 3 दिन हुए हो गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी दिक्कतें जानने की कोशिश करते हैं। साइदा, आप खबर 7 पर हैं, मैं जानना चाहूँगा किस तरह की दिक्कतें हैं और क्या चाहते हैं आप लोग? सर हमें क्या कहते हैं 9,922 रुपये मिलते हैं सर। हमारा 5,000 रुपये कमरे का किराया है सर। तो हमें क्या बचता है, हम कैसे अपने बच्चे पालें, कैसे क्या करें? बस क्या चाहते हैं सरकार? हम ये चाहते हैं समान कार्य समान वेतन करें। जैसे पक्को वालों को जितनी तनख्वाह मिल रही उतनी हमें मिलनी चाहिए, उनसे ज़्यादा काम करते हैं हम। कितने घंटे लगभग काम करते हैं वहाँ पर? 8 घंटे काम करते हैं, 3-3 4-4 वोटों में काम कराते हैं हमसे। और रात की ड्यूटी घंटे का 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और 2-2 3-3 बाटों में काम करते हैं। हमारे शरीर में ताकत नहीं रह गई जो हम काम कर सके। 16 और समझ लो सन 2005 से 4 से हम लगे। हम 1800 रुपये हमें ये लोग देते थे और अब आके हमारा 8-9 हज़ार रुपये हैं। आप ये बतलाइए कि हम इसमें बच्चे पालें, किराया देवें, दुख तकलीफ का इलाज करें, क्या करें? हम एक महिला जितनी भी बैठे हम रान बेवा औरत है। कितने वार्डों में काम करती हैं? 2-2 3-3 4-4 वार्डों में काम कराते हैं। सीने पे खड़े होके काम करवाते, घिसाई पिटाई। हालत देखो मेरी कितनी खराब हो रही। मानसिंह में कोविड में ड्यूटी कर रही थी, घिसाई रात भर करवाई हमसे। सुबह को वो होगी, हड़ताल होगी, साफ सफाई करो। पूरी रात हम काम करते करते एक गोली नहीं मिलती हमें। हमें कोई यहाँ का कर्मचारी मानता ही नहीं है सुशीला तिवारी का। और हमारी कोई देखभाल भी नहीं होती। हमारी कोई दवा दारू सब हम प्राइवेट करते हैं। मेरा फ्रैक्चर हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था मेरा समझ लो प्लास्टर तक नहीं चढ़ाया। बालाजी हॉस्पिटल में मैंने प्लास्टर कराया अपना। कितना महंगा किराया है वहाँ का। तो साथियों, यहाँ पर आप उन सफाई कर्मचारी आप हमारे साथ ये हैं जो कि तमाम शिकायतें उनके पास हैं और वो इस बात को भी बोल रहे हैं कि 8 घंटे भी वो काम करते हैं और 12 घंटे भी काम करते हैं। एक सफाई कर्मचारी 3 से 4 वार्डों में काम करता है और कोविड के दौर में एक ऐसा दौर कोविड का रहा है कि जहां लोग एक दूसरे से भेदभाव करते थे, एक दूसरे से भागते थे, लेकिन ये वो सफाई कर्मचारी हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से, अपने फ़र्ज़ से नहीं भागे। जो कोविड सेंटर थे उनमें भी उन्होंने लगातार काम किया और हल्द्वानी का सुशीला तिवारी अस्पताल जो है उत्तराखंड के बड़े कोविड सेंटर उनसे एक था। तो आप यहाँ पर ये सफाई कर्मचारी हैं जो कि अपनी व्यथा यहाँ पर रख रहे हैं। जी जी, और यहाँ पर हमारे साथ जो नर्स हैं वो कुछ और भी यहाँ पर बात करना चाहती हैं। जी, एक बात मैं और कहना चाहूँगी आप सब लोगों से। आप सब लोग जो समाज है सब समझते हैं, सरकार नहीं समझती लेकिन आप लोग समझते हैं। आप ये लगा लीजिए हम लोग को इतनी कम सैलरी मिलती है, ठीक है। अब जो बच्चे इधर उधर से आए हुए हैं इतनी कम सैलरी में, वो लोग 5 से 6 हज़ार मकान का किराया देते हैं, राशन है। और कितने लोगों का तो जो उन्होंने ट्रेनिंग करी है उसका अभी तक उनका लोन तक नहीं तरा हुआ है। और उस समय हमने ड्यूटी करी। आज जो पोस्टें निकाली है सरकार ने, 1266 पोस्टें निकाली हैं सरकार ने नर्सिंग की। तो आज सरकार कहती है कि रिटर्न दो, 200 नंबर का रिटर्न निकाला है सरकार ने। 100 नंबर की नर्सिंग है, जो नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर की जीके, रीजनिंग वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं। आप ये बताइए 9-10 साल हमको काम करते हुए हो गए, यहाँ दिन रात हमने एक कर रखा है। हमें किसी चीज़ की होश नहीं रहती। हम यहाँ तक कि एटलीस्ट अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों तक के पास हम ढंग से छुट्टियाँ लेके नहीं जा पाते हैं। तो आप पढ़ाई तो दूर की बात है। तो सरकार ये कहती है कि क्वालिफाई करो और अंदर आओ। और आप ये लगा लीजिए अगर हमारी पोस्ट पर हम
क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और दूसरा क्वालिफाई बाहर का बच्चा करता है तो हम बाहर हैं। सरकार ने साफ कह दिया कि उपनल बाहर जाएगा, तो हमारा इतने साल की जो सेवा की है वो तो है ही, और जो कोविड में हमने सेवा करी है उसका हमें ये फल दे रही सरकार। आज हमने ये लगा लीजिए, हमने ये गर्मी के दिनों में मई जून में लोग सिंगल कपड़ा पहनने में उनको पसीने हो जाते हैं और हमने 8 से 10 घंटे 12 घंटे पीपी किट पहन के पसीने में तर होके मरीजों की सेवा करी है। हम लोग बीमार हो जाते थे, हमारा पसीने निकलते थे तो हमारे डिहाइड्रेशन हो जाता था हम लोग को, हम पानी तक नहीं पी पाते। रियल बात है, ये हकीकत है। हम पीपी किट पहने होते थे और इस समय इतना काम होता था कि हम पानी तक नहीं पी पाते थे, क्योंकि पानी पियेंगे तो हमें पीपी किट पूरा उतारना पड़ेगा, हैंड वॉश करने पड़ेंगे, प्रॉपर वॉशिंग करनी पड़ेगी, तब हम पानी पियेंगे और इस प्रोसेस में कम से कम हमको 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो इस वजह से हम लोग, और सर एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हमारे कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जैसे कि लेबर रूम, हम लेबर रूम में थे सर कोविड के समय में, जहाँ लोग दूर से कितने सरकार कहती कि इस तरह बैलेंस बना के चलो, सर उस समय हमने कोविड पॉजिटिव मरीजों की डिलीवरियां हाथ में बिना ग्लव्स के, कि पीपी किट तो दूर की बात है क्योंकि उस समय इमरजेंसी होती थी, फुल में मरीज आते थे और बिना ग्लव्स के हमने उन लोग की, हमने भी और डॉक्टरों ने भी बिना ग्लव्स के उनकी डिलीवरियां कराई हैं। लेकिन ईश्वर साथ होता है, फिर भी ईश्वर ने हमें साथ दे के हम जिंदा हैं आज, वरना हम तो पॉजिटिव होकर कब के मर जाते हैं अगर सरकार के भरोसे रहते। लेकिन हम ईश्वर के भरोसे हैं, कम से कम सरकार अगर किसी को देख के ना डरी तो भगवान को देख के तो डर के हमारी बातें माने। उपनल कर्मी बाला दत्त बिनवाल हमारे साथ हैं। सब्र की इंतहा और इससे ज़्यादा क्या होगी। 1997 में सुशीला तिवारी में मात्र 1400 रुपये में अटेंडेंट के तौर पर इन्होंने अपना काम शुरू किया था। इनके रिटायरमेंट के आज सिर्फ 5 महीने बचे हैं और इनकी नौकरी जो इस समय सैलरी है वो है तकरीबन 9000 रुपये। ज़िंदगी किस तरह गुजारी होगी और आज भी वो अपनी बात कह रहे हैं तो सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। आइए जानते हैं बिनवाल का दर्द क्या है। जी बिनवाल साहब। जी बिनवाल साहब। जी सर, मैं 1997 से यहाँ पर कार्यरत हूँ सुशीला तिवारी में वार्ड बॉय के पद पर। उस समय हमें 1400 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाता था और वर्तमान समय में हमें जो है 9922 रुपया मिलता है। और मेरे 3 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं। अब वो भी सब स्कूल पढ़ने वाली हैं, सब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। किस प्रकार हम मतलब अपना भरण पोषण कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, ये एक सोचने वाली बात। अभी उम्र कितनी है और कितना वक्त रिटायरमेंट? बस वही, इस समय उम्र मेरी करीब लगभग 2-3 महीने रह गए हैं रिटायरमेंट के। अच्छा, 2-3 महीने रिटायरमेंट के रह गए। जी। तो उम्र लगभग 60 के आसपास की होगी। जी हो जाने उम्र लगभग 60। तो अभी आगे की प्लानिंग क्या है? और एक लंबा सब्र आपने निकाल दिया, एक लंबा वक्त आपने निकाला है। मैं यही सोच के निकाला था कि सर आज कुछ होगा, कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा। ऐसे ही जो है कि समय कटता गया, टाइम बीतता गया। अब हम रिटायरमेंट की ओर। इस सब्र को हमारा सलाम है। आप देख रहे हैं बिनवाल कह रहे हैं कि आज कुछ होगा, कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा। सरकारों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के जो आश्वासन है उन पर जनता इस तरह यकीन करती है और पूरी ज़िंदगी निकाल देती है। बिनवाल से उनका दर्द आगे जानते हैं। जी बिनवाल साहब। तो सर हमने तो सब्र से ही आज कुछ होगा, कल कुछ होगा, परसों कुछ होगा करके ऐसे ही समय बीतता गया सर। लेकिन कभी पेपरों में आता था, कभी कोई आश्वासन देता था, कभी किसी ने आश्वासन दिया। कम से कम 2009 में, 2006 में, 2016 में हम लोगों ने स्ट्राइक भी की थी। लेकिन सब आश्वासन दे के सभी लोग चले गए कि आपका होगा करके। लेकिन आज दिनांक 28/3/2021 तक हम लोगों का अभी तक भी कुछ भी नहीं हो पाया है। हम ये मानते हैं कि चलो हमने तो अपना जैसे सब्र किया, ये बच्चे जो हैं हमारे आने वाले जो बच्चे हैं हमारे साथ, जो कि लगभग 600-700 कर्मचारी, ये कैसे टाइम गुजार रहे हैं। हमें तो इनकी ज़्यादा चिंता है, इसी वजह से हम भी आए हैं यहाँ पर इन्हीं का भविष्य को देखते हुए। जी, मैं जो है 9000 रुपये लेके रिटायरमेंट के कगार पर जा रहा हूँ। अब मैं अपने बच्चों को किस प्रकार कैसे भरण पोषण करूँगा, यही हमारा दर्द है। उत्तराखंड सरकार सोचे, जो कर्मचारी आंदोलन है, इन कर्मचारियों के उत्तराखंड सरकार को सोचना चाहिए। यही हमारा दर्द है। अब ये पहली कहानी नहीं है, दर्द की अनगिनत कहानियां हैं। आज के मौजूदा दौर में जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ी है, रोज़गार भी अगर लोगों के पास है तो इसी तरह से है। और वो उम्मीद करते हैं कि सरकारों के आश्वासन पर, जो मीडिया में अक्सर छपता है कि अच्छे दिन आएंगे, बेहतर से बेहतर होगा, लेकिन बिनवाल जैसे लोग एक उम्र गुजार देते हैं और आज उनके 2 से 3 महीने वो बता रहे हैं कि रिटायरमेंट के हैं। वो 9000 रुपये की सैलरी के साथ बच्चों को क्या देकर जाएंगे।
और इनकी तो आगे पेंशन वगैरह ये भी कुछ नहीं होती, क्योंकि ये उपनल कर्मी है। हमारे साथ हैं चंद्रदत्त दुमका, जो कि 4th क्लास कर्मचारी हैं। आज उनकी उम्र 50 साल है। जिस समय वो ठेकेदारी के माध्यम से सुशीला तिवारी अस्पताल में उनकी जॉब यहाँ पर लगी थी, उस समय उनकी उम्र 33 साल थी और तनख्वाह मिलती थी 900 रुपये। आज उनकी तनख्वाह 9,000 रुपये है। बच्चे उनके 3 हैं और 3 बेटियां हैं और उम्र के वो काफ़ी हद तक उस पड़ाव में हैं कि जब रिटायरमेंट के आसपास आदमी होता है। 50 साल ये गुजार चुके हैं और अब इनसे हम बात करेंगे कि अब वो क्या चाहते हैं और घर का खर्चा 9,000 रुपये में किस तरह पूरा करते हैं। जी दत्त जी। हाँ सर जी, जानना चाहूँगा कि किस तरह ये जो आपको सैलरी मिलती है किस तरह पूरा करते हैं और चाहते क्या है सरकार से आप? सर हमारी तो इसमें एक ही मांग, एक सूत्री मांग है, जिसमें कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। दूसरा, जो 2018 में हाईकोर्ट का जो फैसला था, वरीयता के आधार पर सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाए, यही हमारी एक सूत्री मांग है सर। क्योंकि उम्र का पड़ाव है, अब हम दूसरी जगह नौकरी कर नहीं सकते हैं उम्र को देखते हुए। दूसरा सर, पैर फ्रैक्चर है, इसी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते करते 2017 में होली के दिन ड्यूटी को आते समय कोई गाड़ी वाला मार गया था, घुटना फ्रैक्चर है। तो अब इस कंडीशन में सर हम दूसरी जगह न तो ड्यूटी कर सकते हैं न कोई रख सकता है। अब हमारे लिए एक यही जरिया है कि जहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे यहाँ हमें बच्चे पालने लायक हमारा सैलरी या वेतन जो भी है वो दिया जाए। सर यही गुंजाइश, यही वो है कि सरकार से अनुरोध या हॉस्पिटल प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि हम उपनल कर्मचारियों को, जिसमें कि आधे से ज़्यादा लोग उम्र दराज हो चुके हैं, जिसमें कई लोग ऐसे हैं कि 2 साल 3 साल में रिटायरमेंट की कगार में हैं, तो सर इस समय जो उपनल महासंघ की एक सूत्री जो मांग है, 2018 में हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, समान कार्य का समान वेतन दिया जाए तथा इनकी वरीयता को देखते हुए नियमित किया जाए। ये इमरजेंसी वार्ड है जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग ये खाली है। इसके बगल वाला जो वार्ड है उसमें भी यही कुछ कंडीशन है, आप देख सकते हैं। ये इमरजेंसी का बिलिंग काउंटर है, जहाँ की जो कर्मी हैं अंदर काम करने वाले, उनकी तादाद कम होने की वजह से ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और यही अब ये पिछले 3 दिन से यही नज़ारा है। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं। इस सन्नाटे को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो आखिर ये इतनी भीड़ रहने वाला जो अस्पताल है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में मरीज़ आया करते थे, तो आखिर अब वो मरीज़ कहाँ हैं? जाहिर सी बात है कि वो निजी चिकित्सालयों में जाने को मजबूर हैं। हम लोग अस्पताल के अंदर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो काउंटर हैं वो बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि जो उपनल कर्मी हैं वो हड़ताल पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सन्नाटा हो गया है बिल्कुल, क्योंकि मरीज़ आने में अब डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले अब बहुत कम हैं। जांचें बिल्कुल बंद हो गई हैं और ऑपरेशन भी, जो सीरियस पेशेंट हैं सिर्फ उन्हीं के ऑपरेशन हो रहे हैं। इक्का दुक्का मरीज़ आप यहाँ पर देखेंगे और ये भी जो मरीज़ हैं ये भी बहुत मजबूरी में, परेशानी के हाल में यहाँ पर मौजूद है। ये आप देखेंगे यहाँ पर ब्लड की यहाँ पर जांच वगैरह का यहाँ पर होती थी। यहाँ पर एक कर्मी अंदर ज़रूर है, यहाँ पर ब्लड की जांच हुआ करती थी। और उसके बाद ये देखिए ब्लड सैंपल ओपीडी के दिन 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक, तो यहाँ पर ये जांच के लिए बैठा करते थे उपनल कर्मी, और जो ब्लड की जांचें हैं ओपीडी में वो लगभग पूरी तरह बंद हो गई है। तकरीबन 750 बेड का ये हॉस्पिटल है अपना सुशीला तिवारी अस्पताल जो है, और इंसानियत की, बीमारों की और इस शहर और उत्तराखंड की बहुत खिदमत की है इस हॉस्पिटल ने। लेकिन सरकार से जुड़े फैसले यहाँ पर उतने ही चर्चा में भी आ जाते हैं कि जो यहाँ पर उपनल कर्मी हैं उनके फैसले बिल्कुल नहीं हो पाए, उनको नियमित नहीं किया गया और ना ही उनको समान कार्य समान वेतन के रूप में उनकी मांगें मानी गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सन्नाटा, और जो भी पेशेंट हैं वो भी परेशान हैं। हम लोग डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल के अंदर हैं। यहाँ का सन्नाटा आप देख सकते हैं, ये सन्नाटा डराने वाला है। अब से 3 दिन पहले ये अस्पताल गुलजार रहा करता था, लेकिन मरीज़ हैं कि जितने भी यहाँ पर आते हैं वो दिक्कतों का सामना करते हैं और उसके बाद फिर निजी चिकित्सालयों की तरफ अपना रुख करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके मरीज़ अंदर भर्ती हैं और ये भी कुछ परेशान हाल है। इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम लिखते हैं अपना और कैसे बैठे हैं आप? सर हमारा पेशेंट है यहाँ आईसीयू में। जी, आईसीयू में एडमिट है हमारा 1 महीने से। जी, तो इस दौरान पहले से भी समस्या आती थी सफाई के से रिलेटेड में,
तो अभी जब हड़ताल चल रही है तो उससे समस्या और ज़्यादा उत्पन्न हो चुकी है। सबसे पहले तो समस्या ये आती है कि सफाई से रिलेटेड, पहले भी सफाई थोड़ी सी कम होती थी, अब तो समस्या ज़्यादा हो गई है। तो इससे समस्या तो होती रहेंगी, इससे ज़्यादा बहुत सारी। अब इससे ज़्यादा बाकी क्या बात करें फिर हम। ठीक है, इसके बारे में। सर, मेरा नाम हेमा आर्या है, मैं नर्सिंग स्टाफ सुशीला तिवारी में कार्यरत हूँ। और मेरे साथ यहाँ पर इस समय सफाई कर्मचारी हो गए हमारे, और वार्ड अटेंडर हो गए, क्लर्क हो गए, हमारे नर्सिंग स्टाफ हो गए, और वार्ड में जितने भी हैं, मतलब जितने डिपार्टमेंट है, क्लर्क हो गए, सारे ही मौजूद है। कम से कम 700 से 750 कर्मचारी हमारे यहाँ मौजूद हैं। और इससे पहले भी हमने 2008 में स्ट्राइक की थी, लगभग हमारे 2.5 से 3 महीने वो 2 से 3 महीने शायद वो स्ट्राइक चली थी हमारी। वो तब भी हमारी सरकार से एक ही मांग थी कि हमें जो 10 से 15 साल यहाँ सेवा करते हुए हो गए हैं, तो हमें अब नियमितीकरण करते हुए कम से कम नियमितीकरण करें, और जब तक नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं तब तक का समान कार्य समान वेतन करें। और उस समय हमने स्ट्राइक करी थी, तब भी हमें कुछ नहीं मिला था। और आज जब ये सरकार हमसे ये बोल रही है कि अभी 3 दिन भी हमें स्ट्राइक पे आए हुए लगभग पूरे नहीं हुए हैं, और अस्पताल जो व्यवस्था चरमरा गई है, और प्रशासन हमसे ये बोल रहा है कि मरीज मर रहे हैं, मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, मरीज परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब सारी जिम्मेदारी उपनल वालों के कंधे पे है। एक तरफ तो सरकार ये मानने को तैयार है हम पे ये बोल के, और दूसरी तरफ हमारी सरकार सुनती नहीं है और हमें कुछ नहीं समझती है। आप ये लगा लीजिए, मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, मैं उन नर्सिंग स्टाफ के संग काम करती हूँ जो 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, वो सारा काम वो करते हैं, वही सारा काम मैं करती हूँ, बल्कि देखा जाए तो हम उनसे ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हमारी होती हैं हर चीज़ के लिए। चाहे वो उनकी ELCL आप लगा लीजिए साल की कम से कम 30-31 है, और हमारी मात्र 10 EL है, मात्र 10 EL, और उसमें भी हमें रो के मिलती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं अभी गिनाऊँ तो बहुत समय लग जाएगा। छोड़िए उन बातों को, सैलरी की बात ले लीजिए, 70-80 हज़ार रुपये सैलरी वो ले रहे हैं, हमें 10-12 हज़ार सैलरी मिल रही है। तो एक तरफ से देख लीजिए, स्टाफ नर्स की तो कोई वो ही नहीं रह गए, कोई गरिमा ही नहीं रह गई यहाँ पर। पहली गरिमा तो इन्होंने यही भंग कर दी है। अब बात स्टाफ नर्स की नहीं है, सारे हमारे टेक्नीशियन हैं, OT टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारियों को देखो, आज ये बेचारे दिन रात एक पैर पे खड़े होकर काम करते हैं। आप यहाँ देखिए, 3-3, 4-4 वार्ड में एक सफाई कर्मचारी काम करता है। हम मौजूद है, हम लोग यहाँ पर सारे, हमें मालूम है वो बंदा इंसान है, जानवर नहीं है। मशीन भी अगर ज़्यादा काम करे वो रुक जाती है, और ये बेचारे एक बंदा 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट में, 2-2 ICU में, वार्ड में, OT में अकेला बंदा काम कर रहा है, और इनको सैलरी क्या मिल रही है? 7,000-6,000 सैलरी मिल रही है। तो सरकार आज ये बोल रही है कि अगर मरीज मरता है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे। तो मैं सरकार से ये बोलना चाहती हूँ, हमें अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से पता है, प्लीज़ हमें हमारी जिम्मेदारियाँ ना समझाएं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझने वाले नहीं होते तो 1 साल पहले कोविड आया था, अपनी चरम सीमा पे कोविड था, लोग बाहर निकलने से डर रहे थे, उस समय लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, और हम अपने बच्चों की जान दांव पे लगा के, जोखिम में डाल के, अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने बच्चों से महीनों दूर रह के, जो फीड कराने वाली जो प्रेग्नेंट हमारी स्टाफ हैं, और जिनके छोटे छोटे बच्चे जो बच्चों को फीड कराती हैं, उनके बच्चे फीड करना भूल गए कोविड की वजह से, उन्होंने ड्यूटियाँ करी हैं। तो हमें जिम्मेदारियाँ ना समझाएं अपनी, हमें जिम्मेदारी अच्छे से पता है। अगर हमें अपनी जिम्मेदारी पता नहीं होती तो हम उस समय बाहर निकल जाते, हम उस समय स्ट्राइक करते, फ़ायदा उठाते उस मौके का, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारियाँ पता हैं। और आप 2 दिन में ये बोल रहे हैं, जबकि आज मरीज इतने कम हैं, आप मुश्किल से 14-15 शायद 16 मरीज होंगे, और स्टाफ इनफ है वहाँ पर। आज नर्सिंग स्टाफ कम से कम 250-300 नर्सिंग स्टाफ है वहाँ पर, और वो 15 से 16 या 20 मरीजों को झेल नहीं पा रहा है वहाँ पर। अभी आपकी रणनीति क्या है आगे? हमारी रणनीति क्या है? हमारी तो सर एक ही, बस वही एक मांग है। हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया है कि नियमितीकरण करो, जब तक का नियमितीकरण नहीं होता है तब तक का समान कार्य समान वेतन करो। और सरकार सुप्रीम कोर्ट मामला ले गई है, तो सरकार से हमारा यही कहना है, सुप्रीम कोर्ट से अपना केस वापस ले, और जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उसको माने, क्योंकि हमारी मांग कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, हमारी मांग बिल्कुल सही है। सुशीला तिवारी उपनल कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष नीरज हेड़िया हमारे साथ हैं, जो कि इस आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए तमाम रास्ते अपनाते हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये चाहते क्या हैं। जी हेड़िया जी, अभी हम लोग उपनल महासंघ के द्वारा पूरे प्रदेश में 22 फरवरी से जो है समान काम समान वेतन और नियमितीकरण की मांग के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हड़ताल की जा रही है। जैसा कि सर्वविदित है कि 2018 में माननीय उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा उपनल कर्मचारियों के पक्ष में एक निर्णय दिया गया था, जिसमें
मुख्य न्यायाधीश का ही निर्णय था वो, और उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि जो भी उपनल के कर्मचारी प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं उनको सरकार 6 माह के भीतर समान काम का समान वेतन दे और 1 वर्ष के भीतर में चरणबद्ध तरीके से उनका नियमितीकरण करे। तो ये आदेश माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड का था। लेकिन दुर्भाग्यवश जो वर्तमान सरकार है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी, जो अभी तीरथ सिंह जी आए हैं, तो ये सरकार उस आदेश को पालन करने की जगह पे पहले तो सरकार ये कहती है, सभी कोई भी सरकार हो, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, वो कहती है कि कोर्ट की बाध्यता है, न्यायालय का निर्णय है, हम आपका नियमितीकरण या ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब अब उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में निर्णय दे दिया तो ऐसे कौन सी इनके ऊपर मजबूरी आ गई कि इन्होंने उस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में उसको चुनौती दी है। एक SLP वहाँ पर दायर की है कि इनका नियमितीकरण नहीं किया जाएगा करके। तो इसी के विरोध में हमारा उपनल कर्मचारी संगठन देहरादून में महासंघ जो है विगत 22 फरवरी से लगातार कार्य बहिष्कार में है और आज उनको 1 महीना 6 दिन का लगभग कार्यकाल वो हो चुका है। विभिन्न तरीके के उन्होंने विधानसभा को, वो लोक सचिवालय, कुछ मुख्यमंत्री आवास, कुछ सब कुछ करा। सरकार से कितने दौर की वार्ता हुई, पिछली सरकार हो, चाहे हरीश रावत जी की सरकार हो, चाहे निशंक जी की हो, चाहे बहुगुणा जी, तो लगातार मतलब सरकारों ने हमको एक समितियाँ बना के एक आश्वासन देते गए। आज भी एक समिति माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने हमारा ये बनाई है। समिति बनती जा रही, लेकिन कर्मचारी को कोई उसमें न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोगों ने इस बार प्रण ले रखा है, पूरे प्रदेश के उपनल कर्मचारियों ने प्रण ले रखा है कि अब हम किसी कमेटी की जो भी समिति होगी उसके निर्णय का इंतजार नहीं करेंगे। जब तक का कमेटी हमको निर्णय नहीं देती है तब तक ये हमारा अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार हड़ताल जो है लगातार जारी रहेगी। अब हम किसी आश्वासन पर मानने वाले नहीं हैं। अभी जैसा महासंघ की हड़ताल थी तो उन्होंने हमको भी बोला था 22 फरवरी से हमको भी जाना था, लेकिन हमने अस्पताल की मजबूरी, कोविड की मजबूरी के चलते हुए मरीज की संख्या ज़्यादा थी तो हमने 1 महीने तक अपना कार्य बहिष्कार स्थगित किया था। लेकिन 25 तारीख को जब हमने यहाँ पर 25 मार्च से हमने कार्य बहिष्कार अपने यहाँ पर प्रारंभ किया है, तो कल 26 तारीख को हमारी कॉलेज प्रशासन और प्राचार्य महोदय वहाँ पर बैठे थे, एक वार्ता हुई। उसमें SDM साहब और जो हमारी रिचा सिंह जी मैडम है जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं, और SP सिटी साहब, कोतवाल साहब, CO साहब सब बैठे थे वहाँ पर। सबसे के बीच में हमारी एक वार्ता हुई। तो उन लोगों ने हमको बोला कि आप जो है अस्पताल परिसर में ना बैठकर आप मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में अगर हड़ताल करें तो क्या आप लोग को वो है मंजूर है। तो हमने कहा सर ठीक है, अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि अस्पताल में हमारी वजह से कोई दिक्कत हो रही है तो हम मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में जाके हड़ताल करेंगे। और उसी के आदेश के तुरंत आधे घंटे के भीतर हम कल वहाँ से अस्पताल से सुशीला तिवारी से मेडिकल कॉलेज के अंदर हम आ गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज मात्र दूसरा ही दिन हमारा प्रारंभ हुआ, इन्होंने हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करते हुए आज पुलिस प्रशासन फोर्स यहाँ पर लगा दी। और कल जो वार्ता में सहमति जब बन चुकी थी कि आप मेडिकल कॉलेज के अंदर हड़ताल कर सकते हैं और आपको अनुमति दी जाती है, तो ऐसा क्या हुआ कि रात में कि आज सुबह ही यहाँ पर फोर्स लगा दी गई और हमसे अब हमारे को प्रताड़ित करते हुए कहा जा रहा है कि आप बुद्ध पार्क जाइए, आप यहाँ पर हड़ताल नहीं करेंगे। जबकि इसी मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में जो हमारा नियमित कर्मचारी था, मिनिस्ट्रियल कर्मचारी था, उन्होंने भी यहाँ पर हड़ताल करी, जिसमें हमारे खुद प्राचार्य महोदय अपने DA के लिए बढ़ोतरी के लिए, वेतन बढ़ोतरी के लिए वो भी उस टाइम पर शामिल थे। सभी लोग इसमें शामिल थे। वो लोग जब इस प्रांगण में हड़ताल कर सकते हैं, महापूर्व PG डॉक्टर जो हमारे अभी यहाँ पर सुशीला तिवारी में काम कर रहे हैं, उनको अभी आधी तनख्वाह दी जा रही है, तो उन्होंने अपनी वेतन बढ़ोतरी के लिए उन्होंने भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में 1 महीने तंबू लगा के, टेंट लगा के यहाँ पर हड़ताल करी। हम तो मात्र एक दरी लगा के यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि नियमित को हड़ताल करने के लिए आप परमिशन दे देते हैं और PG डॉक्टरों को परमिशन दे देते हैं, डॉक्टरों को परमिशन दे देते हैं, और जो स्टूडेंट हैं उनको आप हड़ताल करने की परमिशन दे देते हैं। तो क्या हम आपके दुश्मन हैं? हम भी तो आप ही के एम्प्लॉई हैं। और कोरोना काल में हम ही वही एम्प्लॉई थे जिन्होंने अपनी जान दे के भी मरीजों की सहायता करी है, मरीजों की रक्षा की है। थैंक यू। वित्तीय हालत खराब तब नहीं है तुम्हारी जब तुम 600 करोड़ राम मंदिर बनाने के लिए देते हो, जब 300 करोड़ की दवा आप चीन को देते हो, 300 करोड़ की दवा आप नेपाल को देते हो, लेकिन उपनल कर्मचारियों के लिए आपके लिए कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई भविष्य इनका नहीं है। तो क्या फायदा इस संस्थान में काम करने से? अब जो भी होगा डंके की चोट पे होगा। अगर आपको लड़ाई जीतनी है तो आर या पार की लड़ाई करनी पड़ेगी। करके झांकते हैं, गाड़ियों से पर्दा हटा के झांकते हैं, लेकिन ये झांकते नहीं है, ये नहीं देखते हैं कर्मचारी किन परिस्थितियों में, किन परेशानी से, किस किस उम्मीद से आपके सामने बैठा हुआ है। मैं फिर एक बार यकीन दिलाना चाहता हूँ
अगर सारे के सारे कर्मचारी आप लोग साथ में हो, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, हमें भाई साहब सामने खड़े हैं, हमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। हमें मतभेद है उस सरकार से है। हमारे साथ हैं चंद्रदत्त दुमका, जो कि 4th क्लास कर्मचारी हैं। आज उनकी उम्र 50 साल है। जिस समय वो ठेकेदारी के माध्यम से सुशीला तिवारी अस्पताल में उनकी जॉब यहाँ पर लगी थी, उस समय उनकी उम्र 33 साल थी और तनख्वाह मिलती थी 900 रुपये। आज उनकी तनख्वाह 9,000 रुपये है। बच्चे उनके 3 हैं और 3 बेटियां हैं और उम्र के वो काफ़ी हद तक उस पड़ाव में हैं कि जब रिटायरमेंट के आसपास आदमी होता है। 50 साल ये गुजार चुके हैं और अब इनसे हम बात करेंगे कि अब वो क्या चाहते हैं और घर का खर्चा 9,000 रुपये में किस तरह पूरा करते हैं। जी दत्त जी। हाँ सर जी, जानना चाहूँगा कि किस तरह ये जो आपको सैलरी मिलती है किस तरह पूरा करते हैं और चाहते क्या हैं सरकार से आप? सर, हमारी तो इसमें एक ही मांग, एक सूत्री मांग है, जिसमें कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। दूसरा, जो 2018 में हाईकोर्ट का जो फैसला था, वरीयता के आधार पर सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाए, यही हमारी एक सूत्री मांग है सर। क्योंकि उम्र का पड़ाव है, अब हम दूसरी जगह नौकरी कर नहीं सकते हैं उम्र को देखते हुए। दूसरा सर, पैर फ्रैक्चर है, इसी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते करते 2017 में होली के दिन ड्यूटी को आते समय कोई गाड़ी वाला मार गया था, घुटना फ्रैक्चर है। तो अब इस कंडीशन में सर हम दूसरी जगह न तो ड्यूटी कर सकते हैं, न कोई रख सकता है। अब हमारे लिए एक यही जरिया है कि जहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, यहाँ हमें बच्चे पालने लायक हमारा सैलरी या वेतन जो भी है वो दिया जाए। सर, यही गुंजाइश, यही वो है कि सरकार से अनुरोध या हॉस्पिटल प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि हम उपनल कर्मचारियों को, जिसमें कि आधे से ज़्यादा लोग उम्र दराज हो चुके हैं, जिसमें कई लोग ऐसे हैं कि 2 साल 3 साल में रिटायरमेंट की कगार में हैं। तो सर, इस समय जो उपनल महासंघ की एक सूत्री जो मांग है, 2018 में हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, समान कार्य का समान वेतन दिया जाए तथा इनकी वरीयता को देखते हुए नियमित किया जाए। उपनल एकता जिंदाबाद, उपनल एकता जिंदाबाद, उपनल एकता जिंदाबाद। उपनल कर्मचारियों की हड़ताल के बाद सुशीला तिवारी में अगर सबसे बड़ा फ़र्क कहीं पर आया है तो वहाँ पर जो ब्लड टेस्ट की जांचें होती हैं ओपीडी में जो हुआ करती थी, और ऑपरेशन वो लगभग पूरी तरह से बंद हो गई है। बहुत सीरियस पेशेंट हैं, उन्हीं का ऑपरेशन हो पा रहा है, वरना रूटीन में जो ऑपरेशन या जो जाँचें हुआ करती थी वो बिल्कुल बंद हो गई हैं। उपनल कर्मचारियों की तादाद 700 है और 700 लोग इस अस्पताल के अंदर कितनी बड़ी जो जिम्मेदारी है वो निभाते होंगे, इसको जानना चाहिए और इसको देखना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी तादाद होती है, लेकिन सरकार है कि इनकी मांगें नहीं मान रही है। ये बता रहे हैं कि पिछली बार में इन लोगों ने कई महीने की हड़ताल की थी, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी थी। और अभी मोहन सिंह रावत, जो कि इनके यूनियन के नेता भी होते हैं, वो भी बता रहे थे कि सरकार कई सौ करोड़ रुपए कई तरह की चीज़ों में खर्च कर रही है, लेकिन उपनल कर्मचारियों को ना तो नियमित कर रही है, ना समान कार्य समान वेतन के साथ इनको आगे नियमित किया जा रहा है या आगे इनको बढ़ाया जा रहा है। तो साथियों, आप अगर सुशीला तिवारी अस्पताल आएँ तो ये सोच और समझ कर आएँ कि ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं और जो नियमित रूप से जो अस्पताल में काम करने वाले हैं उनकी तादाद बहुत कम है। अब वो कितना इलाज कर पाएंगे और आप कितना इलाज अपना करा पाएंगे, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन मरीजों की दिक्कत लगातार बढ़ रही है। उपनल कर्मियों की हड़ताल और सरकार की मनमानी के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो उत्तराखंड के मरीज हैं, नैनीताल ज़िले के मरीज हैं, इस हल्द्वानी शहर के मरीज हैं, और इनमें भी गरीब मरीज पिस रहा है। अमीर व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, और इस दर्द को ये जो कर्मचारी हैं उपनल के, ये अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं और ये इस सब के जिम्मेदार जो हैं वो सरकार को ही मानते हैं। तो साथियों, हम ये आपको कवरेज यहाँ से दिखा रहे थे और आप लगातार इसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो साथियों, अब ये जो हड़ताल है वो इसका भविष्य क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में देखेंगे, लेकिन जिस तरह का तनाव बना हुआ है ये कुछ ना कुछ आगे और बड़ा
होकर रहेगा। जिस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं और जो स्वास्थ्य सेवाएँ चरमरा रही हैं वो और भी आगे अपना विकराल रूप लेंगी। तो साथियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे खबर 7 लाइव के जो फेसबुक पेज है उस पर भी आप लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और हमारी इस कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।